Hey guys, संजीव here. Welcome back to my channel और आज मैं द पियरलेस मार्शल स्पिरिट का 4th पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। गाइस, मेरी वीडियो अगर आपको जरा से पसंद आता है तो प्लीज आप मेरी वीडियो को बस अपने एक दोस्त से शेयर जरूर कर देना। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो गाइस, पिछले पार्ट के आखिर में हम सभी लोगों ने देखा था कि अपने काबिलियत पर सवाल उठाने पर एल्डर तो गुस्से से बौखला जाते हैं और उसी गुस्से में वो फैंग भैया पर हमला कर देते हैं। लेकिन ब्लैक आयरन को कंज्यूम करने के बाद इंस्टिंक्चुअल वॉरियर के बीच फैंग भैया का शरीर अद्वितीय रूप से मजबूत बन गया था। इसलिए तो थोड़ी सी मुश्किल के बाद आखिरकार फैंग भैया एल्डर के वार को रोक ही लेते हैं, जिसे देख कर सभी के मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। एल्डर को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक इंस्टिंक्चुअल लेवल का वॉरियर उनके वार को रोक पा रहा है। ये तो उनकी ताकत की घोर बेइज्जती हुई, इसलिए वो तुरंत अपना एक दूसरा पावरफुल अटैक तैयार करने लगता है। लेकिन इससे पहले वो अपना वार करते हैंगकॉन्ग जाता है बीच में टपक और पूछते हैं एल्डर से कि किसने दिया उन्हें फैंग को हाथ लगाने का हक। यह सुनकर एल्डर रुक जाते हैं और तुरंत वापस जाने लगते, लेकिन जाने से पहले अपने चेहरे पर एक शैतानी हंसी के साथ फैंग भैया को वार्निंग देते हैं। जब सुप्रीम एल्डर आएंगे तब बचेगा नहीं है छोरा, तब पड़ेंगे इसके किस्मत में रोड़ा। इन धमकी के बाद भी अपने फैंग भैया फुल्ली चिल थे और बड़े आराम से एल्डर से कहते हैं, और बड़ा हो जानने से पहले विलन का नाम तो बोल के जा। यह सुनकर एल्डर तुरंत फैंग भैया को विजेता घोषित करते हैं। वहाँ दूसरा ऊपर मौजूद तीनों लोग फैंग भैया को टुकुर टुकुर देखे जा रहे थे और उनके बारे में कमेंट मार रहे थे। इनमें से एक था इंटरसेक्ट का एल्डर चैंग गुयू, दूसरा था इंटरसेक्ट का लीडर मास्टर जाओ और तीसरा कोई और नहीं था एल्डर रैन। लेकिन फैंग भैया की इतनी ताकत देखने के बाद भी मैडम भैया को हल्के में ले रहे थे। लेकिन लीडर जाओ तो फैंग भैया से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे और वो फैंग भैया की मास्टर की काफी ज्यादा इज्जत भी करते थे। और जब उन्हें फैंग भैया की असली पहचान का पता चला तब वो एल्डर गुयू को सख्त हिदायत देते कि उन्हें किसी भी तरह से फैंग भैया को अपनी फुल प्रोटेक्शन देना है, क्योंकि यही वो आखिरी चीज थी जिसे वो फैंग भैया के मास्टर के लिए कर सकते थे। वहाँ दूसरा एक एल्डर को टक्कर देने की खुशी में फैंग भैया तो खुशी खुशी हंसते खेलते हैंगकॉन्ग के साथ सीढ़ी से नीचे उतर रहे थे। तभी हैंगकॉन्ग फैंग भैया से कहते हैं, फैंग तुम्हें अगले मैच के लिए तलवार की जरूरत है। फैंग भैया भी इसमें हामी देते, लेकिन वो ये देखते कि हैंगकॉन्ग के पास कोई तलवार है ही नहीं। हैंगकॉन्ग भी समझ जाते कि फैंग भैया क्या सोच रहे हैं। तभी वो मुस्कुराते बड़े गर्म जोशी से एल्डरसन का नाम पुकारते हैं। एल्डरसन उस वक्त पतली गली से निकलने के फिराक में थे। इन हैंगकॉन्ग की आवाज सुनकर उन्हें तो साफ सूंघ जाता है, क्योंकि पहले उन्होंने बेल्ट लगाकर छाती ठोकर अपने पैरों पर बहुत बड़ी कुल्हाड़ी मार ली थी। यही बात थी कि अपने दिल पर एक भारी भरकम पत्थर रखकर अपने सबसे प्यारे, अपने सबसे न्यारे, अपने सबसे कीमती तलवार को उन्हें हैंगकॉन्ग को देना पड़ता है, जिसे पाकर हैंगकॉन्ग की खुशी का तो ठिकाना नहीं रहता। और कुछ देर तक सोचने के बाद फैंग भैया भी सारा माजरा समझ जाते। इसके बाद तो फैंग भैया बड़ी गर्म जोशी से हैंगकॉन्ग को थैंक यू बोलता है और अपने अगले मैच के लिए स्टेज की तरफ जाने लगते हैं। जब वो स्टेज पर जा ही रहे थे तो भी वहाँ पर आ जाती हमारी प्यारी यूनर मैडम। जब उन्हें पता चला था कि फैंग भैया पर एक एल्डर ने हमला किया है तब तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी, इसलिए वो फैंग भैया को देखने आई थी। लेकिन अब फैंग भैया को सही सलामत देख उन्होंने चैन की सांस ली। लेकिन जब वो फैंग भैया को इतना घायल दिखते तब तो वो फिर से टेंशन में आ जाती है। वो बड़े प्यार से फैंग भैया के घाव को साफ करने लगती है। फैंग भैया भी अपने लिए यूनर मैडम की इतनी टेंशन को देखकर काफी ज्यादा भौचक्के थे, लेकिन साथ ही साथ वो काफी ज्यादा खुश भी थे। इसलिए वो बड़ी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, अबे फिक्र नॉट, मैं इस कहानी का हीरो, मैं इतनी आसानी से मरने नहीं वाला। इतना कहते वो फिर से स्टेज की तरफ जाने लगे, लेकिन यूनर मैडम उन्हें फिर से रोक लेती और उन्हें एक प्यार की पप्पी दे देती है। और यूनर मैडम को ऐसा करते देख वहाँ पर मौजूद सभी बंदों के दिल के हो जाते 1000 टुकड़े और देखने लायक थे सभी के मुखड़े। पप्पी झप्पी देने के बाद यूनर मैडम शर्माते हुए स्टेज से उतरने लगी, लेकिन उतरते समय वो मन ही मन बस एक ही बात सोच रही थी कि आखिरकार उन्होंने क्या कांड कर दिया, और वो भी पब्लिक में। लेकिन वहाँ दूसरा स्टेज पर तो फैंग भैया मन ही मन भांगड़ा कर रहे थे और जहाँ एक तरफ थी खुशी वहाँ दूसरा था गम। ये देखने के बाद गुस्से से फूल रहा था चैंगलिंग का दम।
यूनर और फैंग भैया को इस पप्पी झप्पी करते देख चैंगलिंग ने तब सोच लिया था कि वो फैंग भैया के शरीर में इतने छेद करेंगे कि उसे समझ में नहीं आएगा कि कहाँ से निकालना है और कहाँ से छोड़ना है। मेरा मतलब कहाँ से लेना है और कहाँ से छोड़ना है। इसीलिए तो मैच शुरू होते ही वो तुरंत फैंग भैया पर एक जानलेवा हमला कर देता है, लेकिन फैंग भैया उसे तो अपनी जगह पर खड़े होकर बड़े आराम से रोक देते हैं। चैंगलिंग के लिए सबसे हैरानी की बात ये थी कि फैंग भैया ने इसमें कोई तकनीक, इसमें कोई अलग एनर्जी इस्तेमाल ही नहीं की थी। ये बस फैंग भैया की फिजिकल स्ट्रेंथ थी। तो देखकर चैंगलिंग के साथ साथ ऊपर मौजूद लीडर जाओ के भी तोते उड़े हुए थे और दूसरा पब्लिक भी सोचने लगते कि आखिरकार फैंग भैया किस चक्की का आटा खाते हैं भाई। और दूसरा चैंगलिंग भी समझ चुका था कि उन्होंने फैंग भैया को हल्के में ले लिया था, उससे अब कोई पावरफुल तकनीक आजमानी होगी। इसलिए वो अपना सबसे पावरफुल मूवमेंट टेक्निक आजमाते हैं जिसका नाम था क्लाउड शटरिंग शैडो टेक्निक। और उसे इस्तेमाल करते ही फैंग भैया की चारों तरफ चैंगलिंग की कई सारी परछाई आ जाती है। इसे देखकर फैंग भैया भचक्के थे। वो सोचने लगती कि आखिरकार इस कमी के पास इतनी अच्छी तकनीक कैसे हो सकती है। लेकिन जब उन्हें याद आता है कि चैंगलिंग पिछले साल का चैंपियन और रैन यूनियन का भतीजा है तब उन्हें ज्यादा हैरानी नहीं होती और तो और उन्हें डर भी नहीं लगता, क्योंकि अपने ड्रैगन ब्लड के कारण उनके सभी सेंसेस एक आम इंस्टिंक्चुअल लेवल के वॉरियर से कई ज्यादा शार्प हो गई थी। और दूसरा लीडर जाओ भी फैंग भैया की तकनीक को देखकर काफी ज्यादा इम्प्रेस होते हैं और लीडर जाओ की तारीफ सुनकर एल्डर रैन की छत भी चौड़ी हो जाती है। अब यह मेरा भतीजा है, मेरा, इस चीटे के सामने इसकी कोई औकात नहीं है। और फिर चैंगलिंग चारों तरफ से फैंग भैया पर हमला कर देता है और बूम, एक बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धूल ही धूल छा जाता है। जहाँ सभी चैंगलिंग के इस परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इम्प्रेस थे, वहाँ दूसरा वो अपने फैंग भैया कुछ खास इम्प्रेस नहीं थे। धूल छटने पर तो वो तो टकाटक मस्त खड़े थे और अपने चेहरे पर एक गंभीर हावभाव के साथ कहते हैं, आई एम सो डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम योर परफॉर्मेंस। फैंग भैया को पूरी तरह सही सलामत देख चैंगलिंग के साथ ही साथ रैन यूनियन के तोते उड़ जाते हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब बारी थी अपने फैंग भैया की। तुरंत ही उनके पूरे बॉडी में उनकी एनर्जी फ्लो होने लगती है। अगले ही पल वो एनर्जी एक ड्रैगन का फॉर्म ले लेती है और फैंग भैया के एक इशारे पर आसमान में चली जाती है। और जैसे ही ये होता है पूरे आसमान में काले बादल छा जाते हैं और वेदर चेंज हो जाते हैं। लीडर साओ, एल्डर गुयू, एल्डर रैन तीनों के ही तोते उड़े हुए थे। तीनों को यकीन नहीं हो रहा था। सबसे ज्यादा होश तो टैन रैन के उड़े हुए थे क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि जिसे वो एक छोटा सा चूहा समझ रहे थे वो तो एक भयंकर शेर निकला। क्योंकि इस दुनिया में एक सेफर ट्रीलम के एक्सपर्ट के पास ही अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल करने की पावर होती है और फैंग भैया एक इंस्टिंक्चुअल लेवल के वॉरियर होकर ये काम कर रहे थे। ये बात ही सभी के फ्यूज उड़ाने के लिए काफी थे। और ज्यादा हैरानी की बात ये थी जब फैंग भैया की इस काले बादल से बारिश हो रही थी तब वो पूरे मंच पर नहीं बस सिर्फ और सिर्फ एरिना में ही हो रही थी। यही बात लोगों को और ज्यादा भचक्की कर रही थी। लेकिन चैंगलिंग इसे अभी तक फैंग भैया का एक छला हुआ ही समझ रहा था, इसलिए वो तुरंत उन पर एक हमला कर देता है। चैंगलिंग को ऐसा करते देखता है तुरंत उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक दोनों ने अपना हमला कर दिया था। चैंगलिंग का हमला तो फैंग भैया का कुछ भी नहीं उखाड़ पाता, लेकिन जैसे ही फैंग भैया का हमला चैंगलिंग से टकराता है उसकी हालत पूरी तरह से खस्ता हो जाती है। सब कुछ साफ होने के बाद सभी को दिखता है चैंगलिंग पहले एक राजकुमार जैसा दिख रहा था, अब उसकी हालत किसी धोबी के कुत्ते जैसी हो गई थी। वहाँ दूसरा चैंगलिंग को हारता हुआ देखकर एल्डर रैन तक उससे बौखला जाती है। वो तुरंत फैंग भैया को मारने के लिए उसकी तरफ जानने लगती है। गाइस आपको क्या लगता है, इसे चैंगलिंग की परवाह है? ना 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 ना, ये औरत आपकी सोच से भी ज्यादा नीच है। इसे अपने अलावा इस दुनिया में किसी और की बिल्कुल परवाह नहीं। इसे तो इस बात की फिक्र है कि चैंगलिंग के हारने से इसका प्लान धरा का धरा रह जाएगा। वहाँ दूसरी जब फैंग भैया अपनी तरफ रैन को जानलेवा इरादों से आते हुए देखते हैं तब वो भी इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करती है और इसी मौके पर एल्डर रैन को मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन रैन की तरह उसने भी एल्डर रैन को हल्के में ले लिया था। भले ही ब्लैक आयरन से उनका शरीर बहुत ज्यादा मजबूत हो गया था, इसलिए तो रैन के एक ही इशारे से फैंग भैया का पूरा शरीर लॉक हो जाता है, जिसके बाद तो फैंग भैया कुछ भी नहीं कर पाते। फिर बूम, जैसे एल्डर रैन का हमला फैंग भैया से टकराता है पूरे मंच में दरारें आ जाती है, पूरा मंच टूट फूट जाता है। लेकिन अचानक से रैन को एहसास होता है कि फैंग भैया खड़े थे 10 के 10, हुए नहीं थे वो टस से मस। ध्यान से देखने पर रैन को पता चलता है कि फैंग भैया के चारों तरफ एक घंटी के आकार की एक डिफेंसिव शील्ड थी
जो उन्हें प्रोटेक्ट कर रहा था। ये देख कर रैन के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ये टेक्निक वज्रा सेक्टर का एक सीक्रेट टेक्निक थी जो अभी फैंग भैया के पास थी, और तो और फैंग भैया ने उसे मास्टर भी कर लिया था। छोरे ये तकनीक तेरे पास कैसे आई? लेकिन अपने फैंग भैया भी स्मार्ट के साथ कहते हैं, तुम जानना चाहते हो तो एक काम करो, पहले मेरे मास्टर के ग्रेव के सामने झुककर माफी मांगो उनसे। और ये सुनकर रैन तो फिर से बौखला जाती है। वो तुरंत ऊपर एक हमला करने के लिए जाती है, लेकिन इस समय सही वक्त पर पहुंच जाते हैं एल्डर गोयू और तुरंत एल्डर रैन को रोक देती है। लेकिन गोयू को देखने के बाद भी एल्डर रैन बड़े आराम से कहती है, गोयू सिर्फ मैं ही नहीं हूँ जो इस छोरे को मारना चाहती है, और भी बहुत सारे लोग, तुम किसी से रोकोगे? और उसके ऐसा कहते ही गंभीर आवाज सभी को सुनाई देती है, अच्छा तो तू है वो छोरा। और अगले ही पल फैंग भाई की तरफ एक खतरनाक एनर्जी बढ़ने लगती है, लेकिन ड्रैगन ब्लड के कारण फैंग भाई के रिफ्लेक्सेस भी काफी ज्यादा ताकतवर थे, इसलिए वो तुरंत उस जगह से हट जाते हैं और उसकी जगह चैंगलिंग को रख देते हैं। और उनके ऐसा करते ही हमलावर का हाथ तुरंत ही चैंगलिंग के आर पार हो जाता है, जिसे देख कर रैन के होश तो पूरी तरह से उड़ जाता है। और वो हमलावर जो कोई और नहीं था, सुप्रीम एल्डर, वो गुर्राते हुए कहते हैं, छोरे तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी और को यहाँ पर फिर से मारने की? तभी फैंग वही भी आराम से कहते हैं, ओ बुड्ढे दिमाग में खराब हो गया, इसे तो तूने खुद अपने हाथों से मारा। लेकिन एल्डर रैन तो पूरी तरह से बौखला गई थी, इसलिए वो दोबारा फैंग पर हमला कर देता है। लेकिन इस वक्त फिर से इस पर एल्डर गोयू आकर उन्हें बचा लेते हैं। तो फिर से फैंग भाई बड़े आराम से कहते हैं, ओ मैडम वहाँ देखिए, वहाँ है आपका भतीजे का खूनी। ये सुनकर सुप्रीम एल्डर फिर से गुर्राने लगते हैं, लेकिन तभी उन चारों पर ही एक स्ट्रॉन्ग प्रेशर और एक आवाज आती है, सभी के सभी अभी रुक जाओ। और ये बोलने वाले कोई और नहीं थे, लीडर साओ। लेकिन वहाँ दूसरा फैंग भैया किसी ऐसे के सामने बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहते थे जिनकी वो रिस्पेक्ट नहीं करते, इसलिए अपने अंदर का सारा दमखम, सारा विल पावर लगा के वो दोबारा खड़े हो जाते हैं, जिसे देख कर लीडर साहब बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। लीडर साहब को फैंग भाई को बचाते देख बुड्ढा तुरंत दहाड़ता है, लीडर क्या आप इस छोरे को बचा रहे हैं? लीडर साहब एक बेहद ही अक्लमंद और कम बोलने वाले इंसान थे, इसलिए वो सीधा सीधा बोलते हैं, हाँ मैं इसे बचा रहा हूँ, ये छोरा बहुत टैलेंटेड है, ये एक असली हीरा है हीरा। बुड्ढे को कुछ समझ में नहीं आता, तभी एल्डर साहब फिर से बोलते हैं, इसने अपने स्वॉर्ड्समैनशिप को पूरी तरह से मास्टर कर लिया है। यह सुनकर बुड्ढा बड़े चौड़ में आकर कहता है, टैलेंट, इससे ज्यादा टैलेंट तो मेरे पास है। मैंने अपने स्वॉर्ड्समैनशिप के बेसिक स्किल को 3 सालों में पूरा कर लिया और उसके इंटरमीडिएट स्टेज को 10 सालों में पूरा किया, और मैं उसके एडवांस स्टेज से बस एक ही कदम दूर हूँ। इससे कहता है असली टैलेंट। बुड्ढा छाती ठोक कर कहते हैं। इसे सुनकर वहाँ पर मौजूद सभी लोग बुड्ढे को ऐसे घूरने लगते कि मानो किस पागल को देख रहे हो। बुड्ढा भी इस बात को समझ जाते हैं। तभी एल्डर गोयू सारा मामला साफ करते हैं कि फैंग भैया ने अपने स्वॉर्ड्समैन स्किल को ना सिर्फ मास्टर कर लिया है, बल्कि उसके पास वेदर मैनिपुलेशन की भी पावर मौजूद है। और ये सुनकर उड़ जाते हैं बुड्ढे के तोते। सोच रहा था वो कि आजकल इस दुनिया में क्या क्या होते। जो भी होगा इस दुनिया में तो आजकल बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे उससे कोई मतलब नहीं। मुझे तो आपके लाइक, शेयर और सब्सक्राइब से मतलब है। तो गाइस प्लीज इसे कर देना। और आज के लिए टाटा बाय बाय दोस्तों।